हाय एवरीवन, वेलकम टू योर चैनल कंट्रोल सी कंट्रोल वी। आज हम क्लास 10th के इंग्लिश टेक्स्ट बुक फर्स्ट फ्लाइट का चैप्टर 1 अ लेटर टू गॉड के सारे क्वेश्चन आंसर डिस्कस करेंगे। अगर आपने इस चैप्टर की रीडिंग और उसके एक्सप्लेनेशन नहीं देखे हैं तो हमारे चैनल में जाइए और उसके वीडियोस 3 पार्ट में है, पार्ट 1, पार्ट 2 एंड पार्ट 3। सो लेट्स स्टार्ट विद थिंकिंग अबाउट द टेक्स्ट। थिंकिंग अबाउट द टेक्स्ट में जो क्वेश्चंस दिए हुए होते हैं उसमें आपको थोड़ा सा बाहर का सोचना होता है। यू हैव टू थिंक बियॉन्ड द टेक्स्ट और कुछ एडिशनल थिंकिंग लगा के, अपनी समझ लगा के आपको इन क्वेश्चंस का आंसर करना होता है। कभी कभार ऐसा भी होता है कि ये क्वेश्चंस एकदम से स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं होते हैं और आपके खुद के इनपुट्स आपको इसमें लगाने होते हैं। तो चलिए इन क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन 1, हु डज लेंचो हैव कंप्लीट फेथ इन? विच सेंटेंसेस इन द स्टोरी टेल यू दिस? सो फर्स्ट पार्ट ये पूछ रहा है कि लेंचो को किस पर पूरा फेथ था, पूरा विश्वास था, और स्टोरी में ऐसे कौन से सेंटेंसेस हैं जो इस चीज़ को दर्शाते हैं, इस चीज़ को बताते हैं। सो लेंचो हैड कंप्लीट फेथ इन गॉड, उसे भगवान पे पूरा विश्वास था। सो दैट इज द आंसर टू फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन में आपको अपने टेक्स्ट में जाके उन सेंटेंसेस को ढूंढना है। आई हैव डन दैट फॉर यू। सो वो सेंटेंसेस आप देखिए। बट इन द हार्ट्स ऑफ ऑल हु लिव्ड इन दैट सॉलिटरी हाउस इन द मिडल ऑफ द वैली देयर वाज अ सिंगल होप, हेल्प फ्रॉम गॉड। इस तरह से मल्टीपल सेंटेंसेस हैं। आप वीडियो पॉज कीजिए। ये आपके टेक्स्ट बुक से लिए गए हुए सेंटेंसेस हैं, इन्हें आप पढ़िए एंड दिस इज द आंसर। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाई डज द पोस्ट मास्टर सेंड मनी टू लेंचो? व्हाई डज ही साइन द लेटर गॉड? सो फर्स्ट पार्ट में पूछ रहा है कि पोस्ट मास्टर ने लेंचो को पैसे क्यों भेजे, एंड सेकेंड पार्ट में पूछ रहा है कि उसने लेटर को गॉड का सिग्नेचर क्यों दिया, उसने ऐसा क्यों लिखा कि लेटर गॉड ने भेजा है। हम ये चीज़ डिस्कस कर चुके हैं डिटेल में एक्सप्लेनेशन वाले वीडियो में, जब हम रीडिंग कर रहे थे इस चैप्टर की। सो उसी अंडरस्टैंडिंग को हमने एक पैराग्राफ में फॉर्म किया है। द पोस्ट मास्टर वॉज मूव्ड बाय लेंचोस कंप्लीट फेथ इन गॉड। अगर आपको याद होगा तो ये वर्ड हमने ओरल कॉम्प्रिहेंशन में भी यूज़ किया था। ही डिडंट वांट टू शेक हिज फेथ, सो ही डिसाइडेड टू सेंड हिम सम मनी एंड साइन द लेटर गॉड। और वो उसके विश्वास को शेक नहीं करना चाहता था, सो उसने लेटर साइन किया एज गॉड। He did this so that Lencho thinks that God has read his letter and sent him money in return. So last sentence जो है ये थोड़ा और एडिशनल मैसेज दे रहा है और एक्सप्लेनेशन ऐड कर रहा है वाई क्वेश्चन को, कि उसने ऐसा इसलिए किया ताकि लेंचो को लगे कि भगवान ने उसके लेटर को पढ़ा है एंड इसलिए उसको पैसे भेजे हैं इन रिटर्न, यानी उसके रिप्लाई में। आप इसको इन रिप्लाई भी बोल सकते हैं। क्वेश्चन 3, डिड लेंचो ट्राई टू फाइंड आउट who had sent the money to him, why or why not? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। If you see the text and you see the theme of the text, इसमें ये पूछ रहा है कि क्या लेंचो ने ट्राई किया पता करने का कि उससे पैसे किसने भेजे हैं, why and why not। हमें पता है कि जब उसको एनवेलप में पैसे दिखे थे तो बिल्कुल भी सरप्राइज नहीं हुआ था, बिकॉज उसे भगवान पे इतना ज़्यादा विश्वास था कि वो ये रिप्लाई एक्सपेक्ट कर रहा था और ये भी एक्सपेक्ट कर रहा था कि भगवान उसे पैसे भेजेंगे। सो द आंसर इज लेंचो डिड नॉट ट्राई टू फाइंड आउट। सो उन्होंने कोशिश नहीं की पता करने की। डिड नॉट ट्राई टू फाइंड आउट हु हैड सेंड द मनी बिकॉज ही हैड हाई कॉन्फिडेंस इन गॉड। बिकॉज ही हैड हाई कॉन्फिडेंस, बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस था। ये बात कौन बोलता है? ये बात पोस्ट मास्टर बोलता है, सच कॉन्फिडेंस। और टेक्स्ट में भी लिखा है कि ही हैज़ सच वॉज हिज कॉन्फिडेंस। सो वही वर्ड को मैंने यहाँ पे एज अ आंसर फ्रेम कर दिया है। ही वॉज श्योर दैट गॉड हैड सेंट हिम द मनी इन रिप्लाई टू हिज लेटर। उसे पूरा विश्वास था कि भगवान ने ही उसे पैसे भेजे हैं रिप्लाई में। सो बिकॉज का डायरेक्ट आंसर हो गया कि उसे पूरा कॉन्फिडेंस था भगवान के ऊपर। एंड लास्ट सेंटेंस जो है थोड़ा और एडिशनल इंसाइट दे रहा है इस आंसर पे। क्वेश्चन नंबर 4, हु डज लेंचो थिंक हैज टेकन द रेस्ट ऑफ द मनी? व्हाट इज द आयरनी इन द सिचुएशन? सो क्वेश्चन में ये पूछ रहा है कि लेंचो को क्या लगता है कि उसके बाकी पैसे जो 30 पैसोस थे वो किसने लिए हैं, एंड इस सिचुएशन में आयरनी क्या है। नाउ आयरनी का मतलब भी आपको समझाया गया है, एंड इससे पहले कि मैं आपको आयरनी का मतलब समझाऊं जिनको पता नहीं है, मैं ये बताना चाहता हूँ कि ये एक ऐसा वर्ड है जो कि आप डे टू डे लाइफ में बहुत एनकाउंटर करेंगे जब आप बड़े हो जाएंगे या आप थोड़े और एडवांस टेक्स्ट यूज़ करेंगे। और ये वर्ड इतना ज़्यादा इंटरेस्टिंग और इम्पॉर्टेंट है आपके कम्युनिकेशन के लिए, बिकॉज ये इंटरेस्टिंग करता है कम्युनिकेशन को। कैसे? पहले मैं आयरनी का मतलब बताता हूँ। Remember that the irony of a situation is an unexpected aspect of it. An ironic situation is strange or amusing because it is the opposite of what is expected. So ironical situations या irony उसको बोलते हैं कि
आपने कुछ सोचा कि आउटकम आएगा, ऐसा रिजल्ट आने वाला है किसी इवेंट का या किसी चीज़ का, बट उसका उल्टा ही हो जाता है। सो अगर आपको एक सिंपल सा एग्जांपल दूँ आयरनी का, तो ये है कि सपोज़ मानिए कि लेंचो की तरह आपका एक फार्म है एंड आप बहुत ज़्यादा बारिश एक्सपेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि आप बारिश आएगी तो आपका फसल अच्छा होगा। बारिश आती भी है, सो आप क्या कामना कर रहे हैं कि रेनफॉल आ जाए, बारिश हो जाए, तो मुझे मेरी फसल अच्छी हो जाएगी। लेकिन हुआ क्या, अब बारिश आई, बहुत अच्छे से है, लेकिन इतनी आई कि पूरी बाढ़ आ गई और आपका फील्ड पूरा जो है, उसकी मिट्टी और उसके जो क्रॉप्स थे पूरे बह गए। तो आयरनी क्या हुई कि आप एक्सपेक्ट कर रहे थे कि जब बारिश आएगी तो आपकी फसल अच्छी हो जाएगी, लेकिन हुआ क्या, बारिश तो आई लेकिन रिजल्ट क्या हुआ, रिजल्ट उल्टा हो गया, आपकी फसल बर्बाद हो गई। इस चैप्टर में जैसे हेलस्टोन आए थे, बट मैंने सिंपल रखा थोड़ा सिचुएशन को, सो इसको आयरॉनिकल बोलते हैं। तो आप क्या बोलते हैं, इट इज आयरॉनिकल दैट आई एक्सपेक्टेड अ रेनफॉल फॉर माई क्रॉप्स टू मेक इट बेटर बट इट एक्चुअली डिस्ट्रॉयड इट। ये आयरॉनी होगी। सो सिमिलरली यहाँ पे आयरॉनी क्या हुई इस एस्पेक्ट में कि लेंचो को क्या लगता है कि किसने पैसे लिए। आयरनी ये है कि लेंचो थॉट दैट द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज हैज टेकन द रेस्ट ऑफ द मनी। ये आयरनी क्यों है, क्योंकि पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉयज़ ने ही उसके लिए पैसे इकट्ठा किए, जो 70 पैसे वो बेचारे कर पाए। लेकिन लेंचो ने क्या सोचा कि 30 पैसे तो वही लेके गए, जिन्होंने पैसा उसे दिया है उन्हें ही वो चोर समझ रहा है। तो ये क्या हो गई, आयरनी। इट इज़ आयरॉनिकल बिकॉज पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज गैदर्ड द मनी फॉर हिम, उन्होंने ही इकट्ठा किया, टू हेल्प हिम आउट एंड टू कीप हिज फेथ इन गॉड अनशेकन। सो आई होप ये आंसर आपको समझ में आ गया। अगर आपको फॉर सम रीज़न स्टिल ये आंसर समझ में नहीं आ रहा है तो आप कमेंट में लिखिए, मैं आपको वहाँ पे एक्सप्लेन कर दूंगा। क्वेश्चन नंबर 5, आर देयर पीपल लाइक लेंचो इन द रियल वर्ल्ड? What kind of a person would you say he is? You may select appropriate words from the box to answer the question. So इसमें पूछ रहा है कि आपको क्या लगता है लेंचो जैसे लोग रियल वर्ल्ड में होते हैं, असली दुनिया में होते हैं, और आपको क्या लगता है कि लेंचो किस तरह का आदमी है। और आपके हेल्प के लिए यहाँ पे कुछ एडजेक्टिव्स दिए, कुछ हिंट्स दिए हैं, एंड आप उस हिंट्स को यूज़ करके जस्टिफाई कीजिए कि क्या ट्रेड्स उसके लिए वैलिड है और वो क्यों वैलिड है। नाउ पहले वाले क्वेश्चन का आंसर कुछ भी हो सकता है। क्वेश्चन इसका आंसर इसलिए कुछ भी हो सकता है क्योंकि मैंने आपको बोला था कि ये थिंकिंग अबाउट द टेक्स्ट है। थिंकिंग अबाउट द टेक्स्ट में जगह आपसे कोई क्वेश्चन पूछा जाता है कि आपको क्या लगता है, तो अगर आपने बोला मुझे लगता है कि होते हैं, तो आप उसका इतना बढ़िया रीज़न दीजिए कि टीचर भी कन्विंस हो जाए आपके रीज़न से। और अगर आप बोल रहे हैं कि नहीं ऐसे लोग नहीं होते, तो उसका भी इतना बढ़िया रीज़न दीजिए कि टीचर कन्विंस हो जाए। तो इस टाइप के क्वेश्चंस में डू यू थिंक, क्या आपको लगता है, रियल वर्ल्ड में भी आपसे ऐसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, एंड आपको अपना आंसर सही करवाने के लिए सिंपली जिसने क्वेश्चन पूछा है उसको कन्विंस करना है। इसका कोई भी राइट एंड रॉन्ग आंसर नहीं है, क्योंकि किसी को भी नहीं पता है कि सारे दुनिया के जितने भी लोग हैं, वर्ल्ड में कितने लोग हैं, 7 बिलियन लोग हैं, क्या हम सबको जानते हैं? नहीं। इस क्वेश्चन का आंसर कुछ भी हो सकता है। तो मैंने इसको ऐसे लिखा है कि हाँ ऐसे लोग होते हैं रियल वर्ल्ड में। तो मैंने कैसे कन्विंस किया आप देखिए। आई थिंक दे कुड बी आना चाहिए यहाँ पे, आई एम सॉरी, आई थिंक दे कुड बी पीपल लाइक लेंचो इन रियल वर्ल्ड who have unwavering faith in God and who can fail to see good deeds done by people. नाउ लेंचो कैसा आदमी था, उसे भगवान पे तो पूरा विश्वास था। सो अनवेवरिंग वर्ड मैंने यूज़ किया। अनवेवरिंग यानी जो हिले ना, जो चेंज ना हो कभी। सो अनवेवरिंग एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है कि अनमूविंग, अनचेंजिंग, विच कैनॉट बी चेंज्ड। सो उसका ऐसा विश्वास था भगवान के ऊपर जिसको आप बदल ही नहीं सकते, इसलिए अनवेवरिंग। ये बहुत अच्छा वर्ड है, आप डे टू डे लाइफ में ये वोकेबलरी यूज़ कर सकते हैं। सो अनवेवरिंग फेथ इन गॉड एंड हु कैन फेल टू सी गुड डीड्स। और वही लोग ऐसे भी हो सकते हैं कि वो दूसरे लोग जो अच्छा काम कर रहे हैं उसको देख ना पाए। फेल टू सी गुड डीड्स डन बाय पीपल। सो ऐसे आप कन्विंस कर सकते हैं आंसर लिख के। नाउ इस पर्टिकुलर लिस्ट ऑफ एडजेक्टिव्स में से यहाँ पे कितने दिए, 1 2 3 4 5 6 7 7 एडजेक्टिव्स हैं। तो आपको क्या लगता है कि क्या क्या एडजेक्टिव उसके लिए वैलिड है? सो बिफोर आई गो टू माई आंसर, मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि मुझे क्या क्या लगता है क्या एडजेक्टिव होना चाहिए, एंड आई विल टेल यू द रीज़न। नाउ ग्रीडी वर्ड एकदम से आपको लग सकता है कि शायद लेंचो लालची होगा क्योंकि उसको 70 पैसोज मिले लेकिन उसको फिर भी संतुष्टि नहीं मिली, अब उसको 100 चाहिए था। लेकिन ये सही नहीं है। ये सही इसलिए नहीं है कि इस पर्टिकुलर चैप्टर में 2 बार ही हिंट दिया आपको कि वो 100 क्यों मांग रहा है। पहला हिंट ये है कि उसने एक्सप्लेन किया कि पहले तो मुझे सीड्स बोने हैं और जब तक फसल नहीं आ जाती तब तक मुझे ज़िंदा रहना है, अपनी फैमिली को भी ज़िंदा रखना है, तो मुझे कुछ पैसे चाहिए। और उसके बाद ये भी लिखा था कि भगवान सब कुछ देखता है।
भगवान हमारे अंदर भी झांक रहा है, भगवान सब कुछ देखता है। तो जिस आदमी को पता है कि भगवान सब कुछ देख रहा है, हमारे अंदर देख रहा है, वो आदमी भगवान से कभी भी झूठ नहीं बोलेगा और उसे भगवान पे पूरा विश्वास भी है। तो इसलिए अगर उसने 100 पेसोस भगवान से मांगे हैं तो अब समझ लो कि वो जितना उसको एक्चुअली चाहिए वही मांग रहा है। तो ग्रीडी जो है जस्टिफाई करना सही नहीं होगा। सो ग्रीडी आप जस्टिफाई नहीं कर पाओगे कि वो लेंचो ग्रीडी है, इसलिए ग्रीडी वो नहीं हो सकता। नाइव, नाइव का मतलब क्या होता है? जिनके पास विजडम नहीं होती, जिनके पास समझ नहीं होती, या जो मैच्योर नहीं होते हैं, या आप बोल सकते हो थोड़े से जिनको नॉलेज कम है दुनिया का, उनको नाइव बोलते हैं। जैसे हम बोलते हैं बच्चे नाइव हैं, अरे तुमको समझ में नहीं आएगा, तुम अभी छोटे हो। अगर आप किसी चीज़ को नहीं समझ पा रहे हो इसका मतलब आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है, तो आप नाइव वर्ड यूज़ कर सकते हो, अरे यू आर नाइव, यू डोंट नो हाउ द वर्ल्ड वर्क्स। सो इस तरह के वर्ड आप यूज़ कर सकते हो। नाइव एक बहुत ही अच्छा वर्ड है। सो क्या लगता है आपको, लेंचो नाइव था? आई थिंक लेंचो नाइव था बिकॉज उसको ये पता नहीं कि वर्ल्ड कैसे वर्क करता है। ऐसे बाय पोस्ट गॉड आपको पैसे नहीं देते हैं। मे बी गॉड वर्क्स इन डिफरेंट वेज। फॉर एग्जाम्पल उनके लिए जो हेल स्टोन आ गए, क्या पता भगवान ने उसको हेल स्टोन्स दिए, या अगर भगवान उसकी हेल्प करना चाहते तो उसको हेल स्टोन्स नहीं देते। देर आर मैनी आर्ग्यूमेंट्स, बट द पॉइंट इज ऐसे चिट्ठी लेके भगवान आपको 100 पेसोस नहीं देंगे या 70 पेसोस नहीं देंगे। तो उसको ये चीज़ समझनी चाहिए थी कि 100 पेसोस कैसे हैं। मान लीजिए, चलिए अगर ये भी बात होती कि भगवान ने ही भेजे हैं, लेकिन भगवान ने उसको किन के थ्रू भेजा वो भी उसको समझना चाहिए था कि कुछ इंसानों ने ही भेजे होंगे, शायद पोस्ट ऑफिस वालों ने ही भेजा होगा। तो उसको ये चीज़ समझ नहीं थी इस बात की, इसलिए वो नाइव हो सकता है। स्टूपिड स्टूपिड नहीं हो सकता, आप इसको स्टूपिड नहीं बोलें, क्योंकि अगर किसी का भगवान के ऊपर बहुत ज़्यादा इतना ज़्यादा विश्वास है कि वो, और वो उस समय इतना डेस्परेट भी था, इतने नीड में भी था कि वो इस हद तक पहुंच गया कि चलो मैं भगवान को चिट्ठी लिखता हूँ और मुझे कुछ ना कुछ शायद मिल जाए, तो आप उसको स्टूपिड नहीं बोलेंगे। स्टूपिड इज़ द रॉन्ग वर्ड, क्योंकि वो बेवकूफ़ आदमी नहीं था, उसे बहुत समझ थी, वो फार्मर था, बहुत नॉलेजेबल बंदा था, लिखना जानता था। सो एक तरह से वो स्टूपिड आप उसको नहीं समझेंगे। अनग्रेटफुल, मुझे लगता है वो अनग्रेटफुल है। अनग्रेटफुल का मतलब होता है कि जो थैंकफुल नहीं होते हैं, जो अगर किसी ने कुछ अच्छा किया है आपके लिए और आप उसको थैंक्स नहीं बोल रहे या उसका शुक्रिया अदा नहीं कर रहे, तो उसको अनग्रेटफुल बोलते हैं। ग्रेटफुल मतलब बीइंग थैंकफुल। सो अनग्रेटफुल मतलब हो गया नॉट बीइंग थैंकफुल। तो जब उसको 70 पेसोस भी मिले लेटर में, तो उसने एकदम से भगवान को थैंक्स नहीं बोला। उसने ये नहीं बोला कि थैंक यू गॉड आपने मुझे ये पैसे भेजे, बट 30 पेसोस अभी भी इसमें कम है। तो उसने बिल्कुल भी ये ग्रेटफुलनेस नहीं दिखाई अपनी उस पर्टिकुलर कॉन्वर्सेशन में विद गॉड। सो आई थिंक ही इज़ अनग्रेटफुल। सेल्फिश, सेल्फिश का मतलब हो गया कि जो सिर्फ अपने बारे में सोचता है, तो ऐसा नहीं है, बिकॉज वो अपनी फैमिली के बारे में सोच रहा है। और इन जनरल उसके ऐसे ट्रेड्स दिखे नहीं कि आप बोल सको कि वो सेल्फिश है। कॉमिकल, कॉमिकल मतलब हो गया कि आपको वो बंदा हंसी दिला रहा है या ये कॉमेडी कर रहा है। इस सिचुएशन को आप कॉमिकल नहीं बोलेंगे, बहुत ही इनसेंसिटिव होगा। क्योंकि अगर किसी का विश्वास भगवान पे बहुत ज़्यादा है और वो ऐसी चीज़ें कर रहा है अपने विश्वास के कारण, तो आप उसको हास्य के पद नहीं बोलेंगे। इसमें आपकी प्रेजुडिस दिखती है, क्योंकि आप एक व्यू को फॉलो करते हो तो आप दूसरे को कॉमिकल मान रहे हो, तो ये गलत होगा। कॉमिकल वो नहीं है। अनक्वेश्चनिंग, अनक्वेश्चनिंग का मतलब ये होता है कि जो बिना क्वेश्चन किए चीज़ों को मान लेता है। सो क्वेश्चनिंग करना यानी क्वेश्चन करना चीज़ों को, अनक्वेश्चनिंग यानी क्वेश्चन नहीं करना। सो जो बिना सवाल पूछे चीज़ों को मान लेता है। सो जब उसके पास ये लेटर आया 70 पेसोस के साथ, अगर आप उसको अपनी जगह पे रखेंगे तो आप तो एक बार सोचेंगे कि ये ऐसे कैसे हुआ, 70 पेसोस कैसे आ गए। सो उसने बिल्कुल भी क्वेश्चन ही नहीं किया कि ये 70 पेसोस कैसे आए उसके पास। सो इसलिए वो अनक्वेश्चनिंग है बिल्कुल। और आप कभी कभी ये बोल सकते हो कि ही हैड अनक्वेश्चनिंग फेथ ऑन गॉड। मैंने बोला था अनवेवरिंग, आप ये भी बोल सकते हो ही हैड अनक्वेश्चनिंग फेथ ऑन गॉड। सो वो उस फेथ को क्वेश्चन भी नहीं करता है। So Lencho is naive, ungrateful and unquestioning. He is naive and unquestioning because he easily assumed God had sent him the letter. क्योंकि उसने बहुत आसानी से अज्यूम कर लिया कि भगवान ने उसे पैसे भेजे हैं। ही इज़ अनग्रेटफुल, अनग्रेटफुल क्यों है? बिकॉज ही डिडंट थैंक द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज़ एंड इवन गॉड फॉर मनी ही रिसीव। सो उसने ना ही पोस्ट ऑफिस वालों को थैंक किया, क्योंकि उन्होंने उसके लिए लेटर लेके आए, वो भले ही पैसे ना दिए हो लेकिन लेटर तो लेके आए। और ना ही गॉड को थैंक किया, जिन्होंने एक्चुअली वो समझ रहा था कि पैसे भेजे हैं। सो इसलिए वो अनग्रेटफुल है। क्वेश्चन नंबर 6, देर आर टू काइंड्स ऑफ कॉन्फ्लिक्ट इन द स्टोरी, between humans and nature and between humans themselves. How are these conflicts illustrated?
कॉन्फ्लिक्ट्स का मतलब होता है तनाव होना, दो पार्टीज के बीच में तनाव होना, एक पार्टी कुछ बोल रही है, दूसरी पार्टी कुछ और बोल रही है। तो इसमें क्या बोला गया है कि ह्यूमंस और नेचर के बीच में इस तनाव को कैसे बताया गया है और ह्यूमंस के बीच में इस कॉन्फ्लिक्ट को कैसे बताया गया है। तो कॉन्फ्लिक्ट्स को आपको इस तरह से देखना है कि एक तरफ आप कुछ चाहते हो, दूसरी तरफ कुछ और चाहता है, तो इस तरह से कॉन्फ्लिक्ट्स होता है। कॉन्फ्लिक्ट्स ऑफ इंटरेस्ट बोलिए या कॉन्फ्लिक्ट बोलिए। सो कॉन्फ्लिक्ट्स बिटवीन ह्यूमंस एंड नेचर इज इलस्ट्रेटेड का मतलब होता है दिखाया जाना। illustrated by the hailstorm which destroyed all the Lencho's crops. लेंचो जो कि एक ह्यूमन है, वो नेचर पे डिपेंडेंट था ताकि रेनफॉल आए और उसके क्रॉप्स अच्छे हों और वो जिंदा रह सके, क्रॉप्स को बेच के फैमिली को खाना खिला सके। नाउ नेचर ने क्या किया, हेलस्टॉर्म आ गई और उसके सारे क्रॉप्स को डिस्ट्रॉय कर दिया। सो दिस इज अ कॉन्फ्लिक्ट। ही वॉज एक्सपेक्टिंग अ गुड रेनफॉल बट सडन स्ट्रॉन्ग विंड्स चेंज्ड एवरीथिंग। सो वो क्या एक्सपेक्ट कर रहा था, एक अच्छी रेनफॉल एक्सपेक्ट कर रहा था, बट सडन स्ट्रॉन्ग विंड्स ने क्या किया, सब कुछ चेंज कर दिया। वो अच्छी रेनफॉल क्यों एक्सपेक्ट कर रहा था, क्योंकि उसने नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में देखा और उसे अच्छे अच्छे क्लाउड्स दिखे, माउंटेन ऑफ क्लाउड्स दिखे। सो वो क्या एक्सपेक्ट कर रहा था कि अच्छी रेनफॉल होगी आज, बट हुआ क्या, विंड आई, क्लाउड्स बह गए और फिर पूरा मामला चेंज हो गया, हेल स्टॉर्म आने लगी। ही एंड हिज फैमिली वुड गो ब्रोक मतलब होना कि पैसे खत्म हो जाने। ये एक वर्ड है जिसका मतलब होता है कि हैव नो मनी। वुड गो ब्रोक and could die of starvation due to this destruction by nature. And वो भूख से भी मर सकते थे नेचर के डिस्ट्रक्शन की वजह से। सो आपस में बात करते हैं कि हम खाना नहीं मिलेगा तो हम भूखे रह जाएंगे, और वो एक दूसरे को सांत्वना भी देते हैं कि भूख से कोई मरता नहीं है। तो इसलिए मैंने लिखा है कि दे कैन डाई ऑफ स्टारवेशन, बिकॉज ये उनकी एक तरह से चिंता तो थी। सो ब्रोक वर्ड को आप कंफ्यूज मत कीजिएगा ब्रेक के पास से। ब्रेक का पास भी ब्रोक होता है, बट यहाँ पे ब्रोक का मतलब होता है हैव नो मनी। Conflicts between humans is depicted by the attitude of Lencho and post office employees towards each other. So conflicts यहाँ पे कैसे डिपिक्ट किया गया स्टोरी में कि जो लेंचो है और जो पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉय उनका एटीट्यूड एक दूसरे की तरह। पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज गैदर्ड मनी टू हेल्प आउट लेंचो एंड कवर हिज लॉस। पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉय ने क्या किया, मनी गैदर किया और लेंचो को हेल्प करने के लिए और उसके लॉस को कवर करने। कवर समवंस लॉस का मतलब होता है कि आप किसी के लॉस की भरपाई कर दें। सो कवर का मतलब ये नहीं होता है कि छुपा देना, यहाँ पे कवर करने का मतलब होता है कि किसी चीज़ की भरपाई करना। सो ये एक फ्रेज है जो आप यूज़ कर सकते हो, कवर समवंस लॉस। इट वॉज एन एक्ट ऑफ चैरिटी टुवर्ड्स लेंचो। सो उन्होंने एक तरह से दान किया था लेंचो के लिए। सो इट वॉज एन एक्ट ऑफ चैरिटी टुवर्ड्स लेंचो। यहाँ पे आप लिख सकते हैं फॉर लेंचो भी, इट्स ऑल्सो फाइन। इन रिटर्न लेंचो सस्पेक्टेड देम फॉर स्टीलिंग हिज मनी। सो इन रिटर्न लेंचो ने क्या सोचा, उन पे सस्पेक्ट किया। सस्पेक्ट यानी शक करना। लेंचो सस्पेक्टेड देम फॉर स्टीलिंग हिज मनी। क्या सस्पेक्ट किया, कि उन्होंने पैसे चुराए हैं। एंड बिफोर वी गो, आई होप आपने लास्ट पार्ट के क्रॉसवर्ड को सॉल्व कर लिया होगा। दिस इज द आंसर फॉर दैट। आप इस वीडियो को पॉज कीजिए और सोल्यूशन को देखिए। इस वीडियो में आपको मैं कोई भी क्रॉसवर्ड नहीं दे रहा हूँ, क्रॉसवर्ड सिर्फ आपको रीडिंग वाले एक वीडियोस में मिलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने फीडबैक्स आप कमेंट्स में दीजिए। बाय बाय।